नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं हमारा खास शो पार्किंग बिन कार फंस गए यार। जी हां, एक से ज्यादा कारें अब आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का पार्किंग को लेकर फैसला ऐसे लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाला कोई व्यक्ति, कोई शख्स जिसको केवल ही पार्किंग हासिल करने का अधिकार है। कोर्ट के इस आदेश से पार्किंग को लेकर होने वाले विवाद में कमी आएगी। इसका रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर क्या असर होगा, हम इस खास शो में इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पार्किंग को लेकर हुआ विवाद पूरे देश मीडिया की सुर्खियां बना, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। लेकिन ऐसे विवाद देश के हर शहर के लिए आम बात हो चुके हैं। कई मामलों में तो हत्या तक हो चुकी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद ऐसे विवादों पर लगाम लगाने की उम्मीद बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि दिल्ली की रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहने वाला कोई व्यक्ति सिर्फ एक कार रख सकता है। एक से ज्यादा कार रखना अतिक्रमण माना जाएगा। हालांकि इस मामले में कोऑपरेटिव सोसाइटी का फैसला अंतिम माना जाएगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उन लोगों को कड़ी चेतावनी दी है जो बिना पार्किंग की जगह के एक से ज्यादा कारें रखते हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि उसके पास 4 कारें हैं और उसे पार्किंग की जगह दी जाए। उसका कहना था कि कार रखना कानूनी अधिकार है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सोसाइटी का कॉमन एरिया सभी मेंबर्स के इस्तेमाल के लिए है, न कि कार पार्किंग के लिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता की यह भी दलील थी कि सोसाइटी अतिरिक्त पार्किंग के लिए उससे पैसे नहीं ले सकती। हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि निजी वाहन जरूरत के लिए होने चाहिए, न कि लालच के लिए। हाईकोर्ट ने कहा कि कारों को बढ़ावा देने वाली ऐसी याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट का यह आदेश पार्किंग विवाद को खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो ये फैसला है, क्या ये रियल इंडस्ट्री के लिए नजीर बन सकता है। मेरे साथ कुछ खास लोग हैं जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त चेतन शर्मा साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सेक्रेटरी जनरल कॉन RWA। मेरे साथ कुंदन मिश्रा जुड़ेंगे थोड़ी देर में। नवनीत पांडे मेरे साथ, सीनियर VP राधे कृष्णा ग्रुप, और राजीव सिंह हैं, डायरेक्टर पृथ्वी रियल एस्टेट सर्विसेज। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा चेतन जी। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला आपको कितनी बड़ी नजीर दिखता है? एक फ्लैट एक पार्किंग। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है। मैं इस रूप में इसको लेता हूँ कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कोर्ट किया है महात्मा गांधी को, और जो ये कहा है कि जो आपके पास में वाहन है वो आपके सदुपयोग के लिए होना चाहिए, आपकी ग्रेड के लिए, स्टेटस शो करने के लिए नहीं होना चाहिए। अब आज जब आपके पास में जगह ही नहीं है और कोई पार्किंग की प्रॉब्लम सबको पता है, ऐसी जगह के ऊपर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो या कैसी गेटेड कॉलोनीज हो या किसी और जगह पे भी हो, तो मैं समझता हूँ इट्स ए वेलकम स्टेप। और लेने वाले को, गाड़ी खरीदने वाले को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि पार्किंग की मेरी क्या व्यवस्था होगी बिफोर ही बाइज अ कार। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेने वालों को भी सोचना चाहिए कि अगर उसको एक पार्किंग मिलती है तो वो एक कार रखे, 2 कार रखे, ऐसे ज्यादा रखे। नवनीत पांडे, मैं आपके पास, आप क्या कहेंगे? आप एक डेवलपर हैं, आप लोगों को जब घर देते हैं, जब फ्लैट देते हैं, तो पार्किंग को लेकर भी उनसे बातचीत होती है। ये फैसला आपकी इंडस्ट्री पे कोई असर डालेगा? नहीं, हमारी इंडस्ट्री पर असर नहीं डालेगा, क्योंकि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड है। और जहां तक बिल्डर्स का सवाल है, हमारी जो अथॉरिटी है, जहां भी हम काम कर रहे हैं, वहां की जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके रूल्स चलते हैं। जैसे अगर हम नोएडा या ग्रेटर नोएडा की में, तो वो बोलते हैं 80 मीटर FAR पे एक पार्किंग मैंडेटरी है। दिस इज द रूल। नहीं, अगर मैं बात करूं दिल्ली हाईकोर्ट की बात करूं, दिल्ली हाईकोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, तो क्या ये असर डालेगा सोसाइटीज पर, डेवलपर्स पर जो फ्लैट बेच रहे हैं आजकल? नहीं डालेगा, क्योंकि आज की डेट में जो नॉर्मल पैरामीटर है, वो आप अगर एक घर पे 1.5 पार्किंग का पैरामीटर है। अगर आप 1000 फ्लैट हैं तो करीब 1500 पार्किंग आपको बनानी पड़ती हैं एज पर दी नॉर्म्स। तो कुछ खास नहीं असर डालेगा। ये एक्चुअली काफी पुरानी सोसाइटी है। मैं आपके पास आऊंगा राजीव सिंह। कोई कस्टमर आता है आप लोगों के पास से, कहता है भाई मेरे पास 4 कार हैं और मुझे पार्किंग चाहिए, तो इस फैसले के ब्याह पर आप 4 पार्किंग कैसे दे पाएंगे उसे? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। जो भी आम आदमी है, अगर वो फ्लैट लेने जाता है तो वो देखता है कि भाई मेरे पास एक फ्लैट है और मेरे पास 4 हैं। तो मैंने अक्सर, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, पुराने कस्टमर हैं, कि वो कहते हैं कि मैंने तो पोजीशन ले लिया, पर मेरे पास एक ही गाड़ी की पार्किंग है या 2 गाड़ी की है, तो मुझे और चाहिए। तो उसको सोसाइटी से बाहर खड़ा करना पड़ता है, जो कि वहाँ एक रिस्की है, बल्कि वो
इनलीगल एरिया होते हैं जहां पे वो ओपन में खड़ा कर देता है। तो इससे परेशानी किसी को नहीं होती, आम आदमी को परेशानी होती है। तो इसका तो रास्ता सबको मिलकर निकालना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। इसका रास्ता सबको मिलकर निकालना पड़ेगा, और रास्ता क्या हो सकता है चेतन जी? बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमने इतना बढ़िया इंप्रूव नहीं किया। शुक्र मनाइएगा कि मेट्रो सर्विस वो एक इतनी ह्यूमन सर्विस दे रही है कि जिसकी वजह से हम लोग एनसीआर के अंदर अभी भी 27 लाख पैसेंजर्स को ये जो ट्रांसपोर्ट कर रही है। दैट्स ए वेलकम स्टेप। आज हो क्या रहा कि लोग गाड़ी जितनी ले रहे हैं वो स्टेटस पॉइंट से ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इतनी जरूरत भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ इवन ऑड ने दिल्ली के अंदर ये प्रूव किया है इस सिस्टम को कि आपकी जब जरूरत नहीं थी और आप गाड़ी नहीं चला रहे हो तो आप पोल्यूशन को भी हेल्प कर रहे हैं, सिटी को भी हेल्प कर रहे हैं, और प्लस आप एक इंसेंटिव दे रहे हैं टू दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी सोचना पड़ेगा कि इसके रिप्स क्या हो सकते हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं पॉलिसीज भी बनानी पड़ेंगी। हो सकता है रियल एस्टेट रेगुलेशन जो एक्ट आएगा उसमें इसको लेकर कुछ और क्लियरिटीज आए, लेकिन फिलहाल जो अभी है वो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला एक बड़ा नजीर या मील का पत्थर तो साबित हो ही सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला है, उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। पार्किंग को लेकर काफी अहम बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पार्किंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले का लगातार उल्लंघन हो रहा है। बिल्डर्स की मनमानियों के चलते घर खरीदारों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में आदेश दिया था कि बिल्डर्स पार्किंग एरिया को इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर नहीं बेच सकते। कोर्ट ने पार्किंग एरिया को कॉमन एरिया मानने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि डेफ कॉमन एरिया के लिए फ्लैट मालिक से फ्लैट के कारपेट एरिया के आधार पर चार्ज वसूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कवर पार्किंग भी अलग से नहीं बेची जा सकती। कोर्ट ने कवर पार्किंग को भी कॉमन एरिया माना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश घर खरीदारों के पक्ष में है, लेकिन शायद ही कहीं इसका पालन हो रहा हो। बिल्डर्स फ्लैट के साथ पार्किंग बेचने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली एनसीआर में घर खरीदार को फ्लैट की बेचने के अलावा 2 से 5 लाख रुपए तक पार्किंग के लिए चुकाने होते हैं। मुंबई में तो पार्किंग के लिए भी 10-10 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। बिल्डर स्टिल्ट यानी कवर पार्किंग के लिए भी मोटी रकम तो वसूल ही रहे हैं, ओपन एरिया की पार्किंग भी बेच रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है। हैरानी की बात यह है कि बिल्डर्स की मनमानियों के खिलाफ न तो सरकार कोई कार्यवाही कर रही है और न ही कोई एक्शन ले रहा है। होम बायर्स के पास एक रास्ता बचता है कोर्ट का, लेकिन एक आम घर खरीदार कानूनी पचड़ों से बचना चाहता है और बिल्डर्स उसी का फायदा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आम आदमी चाहता नहीं कि बहुत ज्यादा कानूनी पचड़ों में पड़े, इसलिए जो बिल्डर कहते हैं वो बात मानते हैं वो और घर खरीदते हैं। लेकिन नवनीत पांडे जी, जब कोई आपके यहाँ फ्लैट खरीदने आता है उसको पार्किंग के लिए आप उससे अलग से पार्किंग के भी पैसे देते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो कॉमन एरिया में ही माना जाए। ये अभी तक इसे रूलिंग तो आई है, बट इस तरह से हमारी अथॉरिटी की तरफ से कोई मैंडेट नहीं आया है। तो अभी तो यहाँ पे कवर्ड कार पार्किंग बिकती ही है। तो जिस दिन ऐसा कुछ अथॉरिटी की तरफ से आ जाएगा, क्योंकि फॉर बिल्डर, हमारे जैसे बिल्डर्स के लिए जो लोकल गवर्निंग अथॉरिटी है या अप्रूविंग अथॉरिटी है उसी के नॉर्म्स चलते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। कुछ तो आएगा तो डेफिनेटली हम फॉलो करेंगे। हम मतलब नहीं चाहेंगे कि हम अलग से क्यों बेचें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो लोकल अथॉरिटीज नॉर्म्स बनाती हैं आप उन्हीं को फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली। और सुप्रीम वो कोर्ट मैप से लेकर हो, वो आपके एरिया से लेकर हो या किसी चीज से लेकर हो, वो सारे नॉर्म्स लोकल अथॉरिटी के होते हैं। तो इसमें किसको जिम्मेदार माने चेतन जी? बहुत सीधी सी बात यह है कि ये जो लोकल अथॉरिटी है और जो बिल्डर है, दोनों बिल्कुल सिंपल। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कौन ऐसा है कि जो उसको वॉयलेट करेगा या नहीं मानेगा? देखिए, एक आप जनरल पार्किंग, स्टेयर केसेस, पार्क्स, किसी भी बिल्डिंग को जब आप बेचते हो तो आप उसकी जो कॉस्ट लगाते हो फ्लैट की, मैं किसी पर्टिकुलर बिल्डर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत अच्छे एक डेवलपर हैं जो जब भी पहले फ्लैट बेचते थे तो उसमें लिखते थे द कॉस्ट ऑफ दिस फ्लैट इंक्लूड्स द पार्किंग, द कॉमन एरियाज। अब वो कंसेप्ट को चेंज कर दिया उसमें, क्योंकि लीगल ब्रेन्स लगे, उन्होंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं, इसको सेग्रीगेट कीजिए। बट बेसिकली इट इज अगेंस्ट एथिक्स। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत वाजिब है कि जब आपने फ्लैट बेचिया सुपर एरिया, अब ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल की जो आपने जिक्र किया है उसके अंदर सुपर एरिया वर्ड ही खत्म हो रहा है। किसी जगह कोई 20 दे रहा है, किसी दिन 24% दे रहा है, कोई 15% दे रहा है। तो ये कारपेट एरिया, जितने कानून को सिंपल और सरल करें और उसकी अहमियत को माने,
अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर नहीं मानेगा, चाहे वो लोकल बॉडी हो, चाहे बिल्डर्स हो, चाहे कोई भी हो, तो इट इज द वॉल्यूशन ऑफ लेकिन द जो बात नवनीत पांडे कह रहे हैं ये भी एक वाजिब बात है। वो ये कह रहे हैं, और मैं राजीव आपसे जानना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि भाई लोकल अथॉरिटीज के सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं, और लोकल, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में कुछ और नियम हो सकते हैं, दिल्ली में कुछ और नियम हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ और नियम हो सकते हैं, तो यहां पर जिम्मेदारी किसकी माने? उन लोकल अथॉरिटीज की जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी ख्याल नहीं रखा? बिल्कुल, लोक अथॉरिटी के उन्होंने जो ख्याल नहीं रखा उनको उसको फॉलो करना पड़ेगा और उनको मानना भी पड़ेगा, क्योंकि दिक्कतें देखिए, मैंने फिर पहले कहा था कि सबको मिलकर इसमें रास्ता, लोकल अथॉरिटी और हाई कोर्ट के आदेश को मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि आम आदमी, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं कि आम आदमी सफर करेगा, क्योंकि हर घर में आज के टाइम में 2 गाड़ियां कम से कम है ही। तो ये और सीधी सी बात है, अगर पार्किंग इंक्लूड होगी तो कहीं ना कहीं दाम बढ़ा देंगे बिल्डर, वो तो अपना पैसा वसूल लेंगे। बिल्कुल, वो उनके लिए कोई क्यों? चेतन जी, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, ये ठीक बात है। आप ये देखिए, मैं GK2 के अंदर रहता हूँ, मेरे यहाँ पे जो बिल्डर्स ने जो सबसे प्राइमरी स्टेज के ऊपर जो बुकिंग चालू किया, 9 करोड़ रुपए का किंग्स कोर्ट और क्वींस कोर्ट के अंदर, जिस टाइम पे 9 करोड़ रुपए का किया था, वो आज 17 करोड़ का बेसिक मिनिमम और पेंट हाउस वगैरह है, तो इसके मतलब जो 17 करोड़ का या 15 करोड़ का फ्लैट लेगा, वो मिनिमम 2 गाड़ियां रखेगा, और बड़ी गाड़ियां वो छोटी 800। तो कहीं ना कहीं साफ है यहाँ पर पार्किंग को लेकर, या जो बेसिक नेसेसिटीज हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन, और बहुत सारी चीजें अभी भी क्लियर नहीं है देश में, और अलग अलग बिल्डर अलग अलग तरीके से ऑफर्स देते हैं, अलग अलग पैकेज लाते हैं, बायर्स को देते हैं, घर बेचते हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बायर्स को पता नहीं होती, और वो कोई कानूनी पचड़े में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए सिंपल घर खरीद लेते हैं। लेकिन बायर्स के राइट, बायर्स के अधिकार जरूर यहां पर उनको जानने चाहिए। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप रहिए हमारे साथ। तो हम बात कर रहे हैं पार्किंग की। पार्किंग आज के वक्त में एक बहुत समस्या बन चुकी है, और कहीं ना कहीं हम और आप सभी इससे जूझते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला हो या सुप्रीम कोर्ट का 2010 का फैसला, ये बताता है कि पार्किंग को लेकर कितनी क्लियर कट यहाँ पर सरकार, कोर्ट की तरफ से रूलिंग है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर बिल्डर्स को फॉलो नहीं करते। नवनीत पांडे, मैं आपसे एक ईमानदार डेवलपर होने के नाते ये जानना चाहता हूं, जब कोई बायर चाहे आपके पास आए, चाहे किसी डेवलपर के पास जाए और बात घर खरीदने जाए, तो पार्किंग के लिए आप उसको देंगे किस चीज की बात करें, और क्या उसको पहले से ही साफ कर लेना चाहिए अपने डेवलपर से? एग्जैक्टली, देखिए जनरली तो डेवलपर एक ही पार्किंग देते हैं, ऑन रिक्वेस्ट और अवेलेबिलिटी बेसिस पे ही वो दूसरी पार्किंग देते हैं, क्योंकि अगर आप देखें 1000 यूनिट पे करीब तकरीबन 1500 पार्किंग आती हैं, तो मुश्किल है हर एक को 2-2, 3-3 पार्किंग देना, तो वहां कहीं ना कहीं तो थोड़ा लाइजनिंग करना पड़ता है और देख के ही देनी पड़ती है। अदरवाइज जनरली एक फ्लैट पे एक कार ही देते हैं। जनरली एक फ्लैट, और जिसके पास 2-3 कारें हो, क्या कहें फिर डेवलपर से? वो क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तो ये दिक्कत ही है कि हम मतलब किसी एक फ्लैट पे 3 पार्किंग नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों को ये कर सकते हैं। राजीव कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा है अक्सर बहुत सारे डेवलपर के पास ऐसा कुछ नहीं है कि जब वो कस्टमर जाता है कि मुझे 3 कार पार्किंग लेनी है या 4 कार पार्किंग लेनी है, तो वो उसे कार पार्किंग स्टार्टिंग में और शुरुआत में जब प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तब तो मिल जाती है, बट जाते जाते जब वो पोजीशन का टाइम आता है, जब उसको काफी दिक्कत आती है। जैसे कि नवनीत जी ने कही कि 1.5 गुना पार्किंग रखते हैं वो, अगर 1000 फ्लैट हैं तो 1500 पार्किंग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से मार्जिन लेके चलते हैं डेवलपर। हाँ, मार्जिन लेके चलते हैं, मार्जिन लेके चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना मार्जिन लेकर चलना पड़ता है। नॉर्म्स वगैरह हैं, और इससे ज्यादा और कर नहीं सकते हैं। अगर मतलब कहीं से अथॉरिटी बोलेगी कि हाँ आपने पार्किंग और इंक्रीज करनी है, या वो मैंडेटरी रूल होगा, डेफिनेटली वो हम राजीव जल्दी। हाँ, उसमें कुछ ऐसे डेवलपर भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि वो अपना स्पोर्ट्स एरिया जो बच्चों का खेलने का एरिया होता है और पार्किंग बना देते हैं, प्लस जो पार्क होते हैं उनको भी पार्किंग में कर देते हैं। कहा है कल कि आप कॉमन एरिया को पार्किंग के तौर पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर सबका हक है। चेतन जी, तो क्या माने, वक्त आ गया है कि इस देश में एक परफेक्ट लॉ हो जिसमें ये सारी चीजें क्लियर हो, पार्किंग को लेकर, फ्लैट को लेकर, पोजीशन को लेकर, चीटिंग को लेकर, ताकि किसी चीज के लिए कंफ्यूजन न बचे जैसा आजकल होता है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी बात से कि पार्किंग का नॉर्म्स, तो ये देखिए 2 चीजें होती है, एक है कि कोई कुदरत की चीज और एक होती है मैन मेड। ये जब बिल्डिंग आप बनाते हैं या बिल्डिंग को या किसी प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं, तो वो सारी चीज की आप प्लानिंग करते हैं। जैसे ही आपको प्लॉट मिला तो आपको ये पता लगा इतने स्क्वायर फीट है, इतना मेरे को इसके अंदर फ्लैट बनाने हैं, इतनी पार्किंग देनी है। जब आपके पास वो प्रोविजन ही नहीं है, आपने अगर कॉमन के अंदर प्लेसेस के अंदर अगर कार पार्किंग अलाउ किया, तो वो कन्वीनियंस भी है, इनडिसिप्लिन भी है, और अल्टीमेटली जो कोई विजिटर जाएगा उसको बड़ा ऐसा फील होता है ये कैसी बिल्डिंग है, ये इसमें जगह जगह कार पार्क हो रही है।
तो मैं ये समझता हूं कि आगे आने वाला टाइम ऐसा आ गया। इसको लेकर आपको कितनी उम्मीद है? रियल एस्टेट बिल जो आने वाला है, रियल एस्टेट रेगुलेशन, मैं इसके अंदर बहुत रियल एस्टेट से एक ही चीज होगी, कारपेट एरिया वाला, पार्किंग वाला उसमें प्रोविजन नहीं है, क्योंकि मैं उसकी कमेटी कर रहा हूं और अभी राज्यसभा के अंदर जब इसके अंदर अमेंडमेंट दिए थे, कार पार्किंग नहीं है, बट आ जाएगी, क्योंकि जब ये अपने प्लान्स अप्रूव कराने के लिए जाएंगे लोकल अथॉरिटी के ऊपर, तब ये इश्यूज सारे दे विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, तो आप इस बात को सही मानेंगे राजीव, आप जैसे डेवलपर या आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस चीज को सही मानेंगे कि भाई एक फ्लैट के लिए एक कार का नियम आ जाए? हमें क्या दिक्कत है? देखिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आम आदमी के लिए ना एक परेशानी खड़ी हो जाएगी। कैसी परेशानी? देखिए, आज के टाइम में आम आदमी तो एक कार अफोर्ड कर ले, बहुत बड़ी बात है सर। वो तो खास लोग होते हैं जिनके पास 4-4 कारें होती है। देखिए, जो फ्लैट खरीद रहा है, जिसका फ्लैट की कीमत 50 लाख 60 लाख है या 1 करोड़ रुपए है, तो उसके पास ऑब्वियसली 2 गाड़ी होंगी, क्योंकि आज के टाइम में फ्लैट खरीदने वाले ज्यादातर सर्विस क्लास लोग होते हैं, जो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। जब हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं तो दोनों को अलग अलग गाड़ियां चाहिए होती हैं, और जब बच्चे थोड़े से अगर बड़े हो जाए तो तीसरी गाड़ी की भी डिमांड आ जाती है। मैं कहता हूं चलो ठीक है, एक गाड़ी है, एक फैमिली, आम आदमी एक गाड़ी है, लेकिन हस्बैंड वाइफ फ्लैट में रहने वाले परसेंटेज। और यहाँ पर आपने वो बात कही जो बात दिल्ली में बहुत दिनों से हो रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। नवनीत पांडे, बीइंग अ डेवलपर, आप भी ये बातें लोगों को कहेंगे कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करिए? बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए इस्तेमाल, क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। क्योंकि अभी आप देखोगे बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, जब ऑड इवन का चल रहा था उस समय पॉल्यूशन का तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ इतना है कि सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था। हम सब ने देखा कि दिल्ली में ट्रैफिक कम था और पॉल्यूशन का दावा दिल्ली सरकार ने किया कि कम हुआ। चेतन जी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही हो जाए तो शायद ये कारें कम रखने लग जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत जिम्मेदार है। मैं इसमें एक बड़ा जो है ना प्रोग्रेसिव दिया, वो देना चाहता हूं। मैं जर्मनी को कोट करना चाहता हूं। जर्मनी की किसी भी सड़क के ऊपर आप चले जाओ, वहां पे साइकिल ट्रैक अलग होगा। मैं ये समझता हूं कि आगे आने वाले टाइम के ऊपर जो प्लानिंग होगी, चाहे बिल्डर हो रही है, लोकल हो, सरकार ने ऐलान किया उसमें 2 फीट का। मेरा सुझाव ये है, साइकिल ट्रैक भी बनाए, उसमें साइकिल्स को प्रमोट, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें फैंसी साइकिल्स लगाए विद इन दी ऑफ ए बिल्डिंग, उसमें साइकिलिंग के अंदर करें, एक एक गाड़ी रखें, और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए कि आपको मार्केट के अंदर जाना है, वेजिटेबल्स खरीदना है, व्हाई डू यू टेक योर कार? गो ऑन ए बाइसिकल, गो ऑन एनी सिस्टम कि जो पोल्यूशन को खराब नहीं करे, और प्लस आपके मींस जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो इंप्रूव हो जाए। चलिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, राजीव यहाँ पर, फिर नवनीत पर भी रिएक्शन लूंगा। बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्री, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे पार्किंग विवाद पर? पार्किंग विवाद पर बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी क्या, और प्लस जो मिडिल क्लास से ऊपर के, जो क्योंकि उनके बजट से रिलेटेड वो अपना फ्लैट खरीदते हैं, तो उनकी बात को भी एक सर्वे करके उनकी बात को सुना जाए, और बाकी जो भी अथॉरिटी है, जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, उनके साथ मिलकर कोई रास्ता निकाला जाए। नवनीत पांडे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की अथॉरिटी काफी अग्रेसिव हो गई है, और इन सब चीजों को फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है उसकी। तो अगर कोई देखिए 100 फ्लैट बनते हैं तो 150 पार्किंग ऑलरेडी बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि 100 फ्लैट में ही 200 कारें होंगी। हर पर्सन नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो उतना वो लेकर चल रहे हैं। फ्यूचर में अगर और जरूरत कार ही हो, बिल्कुल एग्जैक्टली, और अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा जरूरत पड़ती है तो अथॉरिटी उसमें भी इंप्रूव करेगी। जो भी प्रोजेक्ट कमिंग अप होंगे उसके हिसाब से करेंगे। आज की डेट में तो चेतन जी, आखिरी रिएक्शन आपका यहाँ पर आम आदमी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो बड़ा कन्विंस्ड विचार ये है कि अब जो स्टेज वो आ गई है कि प्लानिंग अकॉर्डिंग टू नीड्स हो, वो प्लानिंग नहीं हो कि दफ्तर के अंदर बैठ के आपने, कोई भी लोकल बॉडी ने या किसी भी मिनिस्ट्री ने कहीं भी बैठ के अपने घर में बना दिया। आपको पब्लिक के हिसाब से ऑन ग्राउंड रियलिटीज आप मास्टर प्लान बनाए, आप कोई भी डेवलपमेंट प्लान बनाए, लोगों की जरूरत को लेकर बनाए। ठीक है, लोगों की जरूरत को लेकर लोगों से बातचीत करके और समय के हिसाब से प्लानिंग करें तो शायद ऐसे मामले ना आए जहां पार्किंग को लेकर लोगों को परेशान होना पड़े। और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लोगों की भी है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 4-4 कारें यूज करेंगे तो हो सकता है आप किसी का हक मारता है, प्रदूषण फैला रहे हो सकता है उससे दूसरे लोगों को परेशानी हो। सबको अपनी जिम्मेदारियां सोचनी पड़ेंगी। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जी बिजनेस पर खबरें लगातार जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस। आप